हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। ये सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को देख रहे हैं। और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के साथ ही साथ हमने अब तक के वीडियो में ये चर्चा कर लिया था कि भारतीय संविधान के विकास में कौन कौन से आयाम काम किए हैं और किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इन तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा प्रस्तुत की है, उस पर डिस्कस हुआ है। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ये भारत का जो संविधान है उसमें एक प्रस्तावना की बात की गई है। तो प्रस्तावना से आपके सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षाओं में सवाल इससे बराबर पूछे गए हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करेंगे तो सिविल सर्विसेज में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इसके स्वरूप को लेकर के कि पहले माने 42वें संविधान संशोधन के पहले संविधान की प्रस्तावना को कैसे पढ़ा जाता था और ये 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 के बाद संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप क्या है, कैसे इसको आज वर्तमान में पढ़ा जा रहा है। देखिए, संविधान में जब हम चर्चा करते हैं इसके प्रियम्बल्स की, तो प्रियम्बल्स की एक बात आप ध्यान देंगे कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत अगर सबसे पहले कहीं पे दिखाई देती है तो वो है आपका अमेरिका। आप जानते हैं कि अमेरिका में सबसे पहली बार, अमेरिका के संविधान में सबसे पहली बार प्रस्तावना की बात की गई। अमेरिका के संविधान में सबसे पहली बार प्रस्तावना की बात की गई और इसी के बाद विभिन्न देशों ने भी इस प्रस्तावना की अवधारणा को अपनाया। कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होने के बाद भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। और ये प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वास्तव में सबसे पहले तो अमेरिकी संविधान से शुरू हुआ था, यहीं से भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। लेकिन ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना किसी भी संविधान को समझने के लिए, किसी भी संविधान को जानने के लिए उसकी एक भूमिका आप समझ सकते हैं या उसका परिचय समझ सकते हैं। संविधान की भूमिका अथवा परिचय, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या होता है, तो प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है कि संविधान को समझने के लिए उसकी भूमिका अथवा उसके परिचय के रूप में आप प्रस्तावना को समझ सकते हैं। प्रस्तावना के तौर पर सबसे पहली बात अगर हम ये देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार भारत में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे ये प्रस्ताव प्रस्तुत है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो जेएल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसे जब संविधान सभा ने पारित कर दिया तो इसे ही हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे ही हम जानते हैं। वास्तव में आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान में स्थापना जोड़ा गया है प्रस्तावना, ये संविधान निर्माण प्रक्रिया के एकदम अंतिम दौर में जोड़ा गया है। आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना या किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना उसके मूलभूत ढांचे को प्रस्तुत करती है। उसका जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, उसकी संविधान निर्मात्री सभा की जो मूल आकांक्षाएं होती हैं, वो उसके प्रस्तावना में, उसके प्रियम्बल में वो झलकती, उसकी एक झलक दिखाई देती है। तो स्वतंत्रता के दौरान
या तमाम आंदोलन के दौरान, विद्रोहों के दौरान, या जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय लोग थे, भारतीय जनमानस था, उसके मन में, उसके हृदय में किस तरह के भारत बनाने की संकल्पना थी, उसकी एक छाप आपको दिखाई देती है प्रस्तावना में। आप प्रस्तावना को पढ़ें। प्रस्तावना, ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा संविधान का वर्तमान, जो संविधान की प्रस्तावना है, ये इसका वर्तमान प्रारूप है। इसको आप वर्तमान प्रारूप के रूप में समझेंगे, जो हमारा वर्तमान है। वर्तमान का मतलब ये है कि आप इसको जरा सा समझें कि वर्तमान हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया तो इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए। 3 शब्द नए जोड़े गए। कौन कौन से? एक शब्द है इसमें समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। माने भारतीय संविधान के मूल प्रियम्बल में, भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में इन बातों को शामिल नहीं किया गया था। इन 3 शब्दों को छोड़ करके आप जब पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे तब आपको इसके पहले की भूमिका समझ में आएगी कि पहले संविधान हमारा प्रस्तावना कैसा था। लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि जब ये समझा गया कि भारत में एक समाजवाद की आवश्यकता है, तो समाजवाद कैसा होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद की आवश्यकता महसूस की गई। तो तब जाकर के ये किया गया इसमें कि भारत में एक संविधान संशोधन किया गया। भारत में एक संविधान संशोधन किया गया जिसे आप कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1976 में। कब किया गया? 1976 में किया गया 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। संविधान में कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द हैं इसमें? जैसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि समाजवाद, ठीक है, क्या शब्द जोड़ा गया इसमें? समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दूसरा जो शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तीसरा शब्द जोड़ा गया इसमें अखंडता। तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया? अखंडता जोड़ा गया। ये विद्यार्थियों आप ध्यान देंगे कि ये बार बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो इसको आप ध्यान देंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहां आप धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, कभी कभी इसको पंथ निरपेक्ष भी लिख दिया जाता है। कभी कभी इसको पंथ निरपेक्ष भी लिख दिया जाता है। तो आपको याद करने के लिए आप इसको, जैसे समाजवादी तो इसको आप यस लिख लेंगे, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष इसको P लिख लेंगे और अखंडता को A से लिख लेंगे, ठीक है, SPA। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से शब्द हैं? पहला शब्द है इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसके जोड़े गए। तो देखिए, समाजवाद की अवधारणा
भारतीय संविधान में लागू की गई 1976 में। मूल रूप से जो प्रस्तावना में इस व्यवस्था को लागू किया गया वो तो किया गया 1976 में समाजवादी विचारधारा, लेकिन वास्तव में जो भारत में या भारतीय संविधान में समाजवाद का स्ट्रक्चर है वो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में बहुत पहले से ही विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में या भारत के संविधान निर्माताओं के हृदय में समाजवादी व्यवस्था को समझने का ऐसा कोई कर्तव्य ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो ना रहा हो। जब आप संविधान में भाग 4 को देखेंगे जहां पे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, तो उसमें ये बात समाजवादी अवधारणा का परिलक्षित होती है, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना किसी भी संविधान को समझने की मूलभूत कुंजी होती है। प्रस्तावना क्या है? संविधान को समझने के लिए मूलभूत कुंजी होती है, उसके मूलभूत अवधारणाएं उसके आप प्रस्तावना में ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसमें समाजवादी शब्द को स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। देखिए, समाजवाद का मतलब है कि समाजवाद जो भारत में स्थापित किया गया वो कैसा समाजवाद था? तो लोकतांत्रिक समाजवाद था। कैसा समाजवाद था? लोकतांत्रिक समाजवाद। आप जानते हैं कि 2 तरह के समाजवाद हो सकते हैं। समाजवाद कैसा हो सकता है? जो सोशलिज्म है वो 2 तरह से हो सकता है। एक समाजवाद की बात तो हम करते हैं जहां पे आप इस तरह के समाज की बात करेंगे कि बेसिकली अगर आप समाजवादी विचारधारा की बात करें तो भारतीय संविधान में जो समाजवाद की अवधारणा है ये वास्तव में जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है जहां पे सभी वर्गों के लिए, समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए एक समतावादी व्यवस्था को स्थापित किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। अखंडता का मतलब है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरा भारत एक होगा, अखंड होगा। तो आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं। उन शब्द को उठा करके हम बारी बारी से उनका अध्ययन करते हैं, क्रमवार इसका एक सामान्य सर्वे करने का प्रयास करते हैं कि शब्द का आपस में अर्थ क्या होगा। आप अगर प्रस्तावना को समझना चाह रहे हैं, अगर आप प्रस्तावना को याद करना चाह रहे हैं तो इसके अर्थ को समझना, इसकी जो शब्दावली है उस पर आपको गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। तो आइए हम कुछ एक शब्दों पर, इस पे जितने प्रमुख शब्द हैं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यदि आप इसको समझ जाएंगे, अगर आप इसको शून्य मात्र लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको कायदे से किसी भी एंगल से लिख सकते हैं। आपके जो प्रारंभिक परीक्षाओं के सवाल होते हैं उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल या अवधारणा पर आधारित सवालों को शामिल किया जा रहा था। तो देखिए, एक शब्द पहला है यहाँ पे कि कह रहा है कि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, क्या शब्द है? प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पे आप देखेंगे शब्द कह रहा है प्रभुत्व संपन्न। तो अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे हमारा संविधान का, जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो वहां पे आप इस चीज को समझ पाएंगे कि प्रभुत्व के बारे में, संप्रभुता के बारे में बताया गया है। संप्रभुता का आशय होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि भारत अपनी नीतियों का निर्धारण करने में, भारत अपने आंतरिक अथवा बाह्य नीतियों के निर्धारण में, देख लीजिए, अपनी ये चाहे आंतरिक नीति का निर्धारण करे, चाहे तो भारत अपनी बाह्य नीति का निर्धारण करे,
इस तरह से किसी भी नीति को निर्धारित करने में ये आंतरिक अथवा बाह्य किसी भी शक्ति से प्रभावित नहीं होगा। तो तब हम कहते हैं कि भारत पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र है। भारत क्या है? पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र है। मतलब भारत के जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय भारत ले रहा है वो स्वतंत्र तरीके से ले रहा है। इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश से ये बिना प्रभावित हुए अपने नीतियों का निर्धारण कर रहा है। अपने जनता, अपने देशवासियों के लिए बेहतर और अच्छी नीतियों को बना रहा है बिना किसी आंतरिक या बाह्य दबाव के। तो हम कहते हैं कि यह संप्रभु राष्ट्र है, यह एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। कोई भी निर्णय, कोई भी नीति लागू करने के लिए हम जब किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य शक्ति के साथ उसके सामने झुके नहीं होते हैं, उससे दबे नहीं होते, बिना उससे के किसी भी प्रभाव के जब हम अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं तो उसे कहा जाता है संप्रभु। ठीक है, या प्रभुता संपन्न। इसमें एक चीज और आप ध्यान देंगे कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों की राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन अगर आप भारत के संवैधानिक विकास में मेरा लेक्चर सुनेंगे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जब भारत शासन अधिनियम 1947 लाया गया तो भारत शासन अधिनियम 1947 के आधार पर यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान, माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का अस्तित्व होगा और वो किसी भी तरह से राष्ट्रमंडल देशों की श्रेणी से स्वतंत्र होंगे बाहर रहने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए। तो भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में काम कर रहा था। कब? जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, माने 1950 तक। जब से संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली, इन पूरे दौर में भारत जो है एक डोमिनियन स्टेट के रूप में काम कर रहा था, एक अधिराज्य के रूप में काम कर रहा था। लेकिन 1950 में जैसे ही भारतीय संविधान ने स्वयं को गणतंत्र घोषित किया तो गणतंत्र घोषित करने के साथ ही साथ भारत क्या हो गया? संप्रभु हो गया और भारत किसी भी देश से बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को कायम कर लिया। दूसरा शब्द है इसमें समाजवादी। ठीक है, समाजवादी शब्द पर चर्चा हुई है। दूसरा शब्द है इसमें समाजवादी, हमने शुरू यहीं से किया था। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? आप बार बार अपने व्यवहार में सुने होंगे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का मतलब यहाँ राज्य का आशय भारत से है। राज्य का आशय कहाँ से है? भारत से है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भारत का कोई धर्म है, लेकिन भारत में रहने वाले लोग वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये किसी भी तरह से अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। जैसे आप जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो भारत में मूल अधिकार को लेकर के मूल अधिकार के रूप में भी इस तरह से भारत में बताया गया कि स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष जो है ये संविधान में शुरुआत में तो स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया या पंथ निरपेक्ष की बात की गई, तब ये बात स्पष्ट हो पाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन इसके पहले हमने जैसे चर्चा किया कि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 27-28 में
अलग अलग धर्मों के बारे में बात की गई कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म उपासना के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस तरह से ये बातें तो पहले से शामिल थी लेकिन स्पष्ट नहीं की गई थी। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये किसी भी धर्म को अपना धर्म घोषित नहीं कर सकता। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसी के साथ साथ अमेरिका भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अमेरिका और भारत कैसे राष्ट्रों के उदाहरण है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों के उदाहरण है। इनका कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के निवासी अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों का पालन कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। लेकिन एक चीज आप और देखेंगे कि जैसे आप देख ले बांग्लादेश या आप देख लेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये सब ऐसे देश के एग्जाम्पल हैं जिनका अपना राजधर्म है, जिनका अपना राजधर्म। जैसे पाकिस्तान का राजधर्म क्या है? इस्लाम है। ये इस्लाम के लिए काम करेंगे, इस्लाम के बढ़ावा के लिए कार्य करेंगे, ठीक है, इस्लाम के बढ़ावा के लिए कार्य करेंगे। लेकिन भारत किसी व्यक्तिगत धर्म को सरकारी रूप से मदद नहीं कर सकता है। जब आप मूल अधिकार में पढ़ेंगे तो उसकी हम व्याख्या और करेंगे, आप उसको उस सेंस में ना लेंगे। जैसे प्रत्येक धर्म के लिए जो अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, या धार्मिक अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो अलग विषय, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन राजधर्म नहीं होगा भारत का कोई, ये बात यहाँ पे समझना है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि बिना किसी धर्म के साथ, बिना किसी विशेष धर्म को विशेषाधिकार के, वो सभी धर्मों को समान रूप से काम करेगा। सरकारें जो है या जो भारत है वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं करेगा। इस तरह की बात हमारे संविधान, हमारे प्रस्तावना में शामिल की गई है। अगली बात इसमें देखिए, ये तो धर्मनिरपेक्ष हो गया। लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, अगला शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां लोगों के द्वारा शासन किया जाए वो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में दो तरह की चीजें शामिल होती है। एक तो होता है जहां पे आप जैसे राजकीय प्रक्रिया होती है, राजाओं के द्वारा लोकतंत्र को निभाया जाता है। जैसे इंग्लैंड आप देखेंगे तो इंग्लैंड में राज्य लोकतंत्र है, ठीक है, राज लोकतंत्र है। वहां पे राजा की व्यवस्था, जो सर्वोच्च राष्ट्रपति होगा वो राजा ही है, जो वंशानुगत है। लेकिन भारत में जो है वो लोकतंत्र इस मामले में है कि भारत में समाजवादी लोकतंत्र की बात की गई है। कैसी? समाजवादी लोकतंत्र की बात की गई है, जहां समाज के प्रत्येक वर्ग को लोकतंत्र में प्रत्येक स्तर पर उनकी सहायता और उनके साथ समानता का व्यवहार किए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे कुछ एक देशों में आप देखते हैं कि वहाँ पे राइट टू रिकॉल है, मतलब अगर किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को इन्होंने चुना है और वो उनकी मान्यताओं पर खरा नहीं उतरा तो उनको ये वापस बुला सकते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है कि कोई सांसद विधायक अगर हमने चुन लिया तो 5 साल वो वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पे राइट टू रिकॉल की सुविधा है। वो लोकतंत्र का ही एक मजबूत स्तंभ माना जाता है कि जब वो चाहेंगे उनको वापस बुला लेंगे, अगर वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। लेकिन भारत में इस तरह की राइट टू रिकॉल की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। आगे इसमें देखेंगे कि एक शब्द हमने बताया जो है गणतंत्र। शब्द क्या है? गणतंत्र। अब गणतंत्र का आशय क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? भारत एक लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं यहाँ के लोगों में यहाँ के लोगों के हाथों में है। जैसे संविधान की प्रस्तावना आपसे क्या कह रही है? संविधान की प्रस्तावना का मूल भाग क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग, अर्थात क्या कह रहा है कि पूरी की पूरी जो शक्ति है वो भारत की जनता में निहित होगी। माने राजनीतिक शक्तियों का संकेंद्रण किसके हाथ में होगा? जनता के हाथ में होगा, लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, लोगों के हाथ में होगा तो इसलिए लोकतंत्र है। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या होता है?
गणतंत्र का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष इसका निर्वाचन होता है। ये शब्द आप ध्यान देंगे कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। जैसे भारतीय राष्ट्रपति के बारे में अगर आप बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होते हैं जिसके हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया चलती है। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। ये अपने आप में एक बड़ी विषय है, क्योंकि यहीं पे आप अगर देखेंगे, अगर इसको चुना जाता या इसको अगर मनोनीत किया जाता तो फिर वो राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता, जैसे इंग्लैंड का एग्जाम्पल है। लेकिन भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब कि राष्ट्रपति है ना, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? वो राष्ट्रपति है। तो भारत में तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसलिए ये बात है कि भारत एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ये बात कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से भी सवाल पूछे गए हैं कि भारत एक गणतंत्र है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता, ये मनोनीत किया जाता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। ठीक है, अगले शब्द की तरफ आप ध्यान देंगे। अगला शब्द क्या है? कह रहा है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक है, 3 न्याय की बात होती है। किस तरह के न्याय की बात कर रहा है? 3 तरह के न्याय की बात कर रहा है। ये देख लेते हैं कि न्याय किस तरीके से होगा। अगर भारतीय सामाजिक व्यवस्था या भारतीय जटिल सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन आप करना चाहेंगे तो वहां पे आप ये देखेंगे कि प्राचीन काल से ही जो भारतीय परंपरा है या सामाजिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें एक पक्षपातपूर्ण रवैया आपको दिखाई देगा। तो 3 तरह के जो न्याय की बात हमने की है, हमने का मतलब कि जो हमारी प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, तो पहली बात तो कर रहा है कि सामाजिक न्याय। पहली बात क्या कह रहा है? सामाजिक न्याय कह रहा है। दूसरा कह रहा है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा कह रहा है कि राजनैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इस तरह से 3 न्याय की बात को किया गया। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, आर्थिक न्याय से आशय क्या है, और राजनीतिक न्याय से आशय क्या है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सामाजिक न्याय की बात हम करेंगे तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि आप प्रस्तावना में जो 3 रूप से न्याय की बात की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, इसकी सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के साथ इसके संबंध स्थापित किए गए। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, राजनीतिक न्याय की बात करें, तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसके माध्यम से इन तीनों न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज आप और देखेंगे, सामाजिक न्याय का मतलब होता है, जैसे आप अगर मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे एक अनुच्छेद आपको मिलेगा, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? सामाजिक न्याय की बात समझिएगा। आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 कहता है कि हम समाज में किसी भी तरह से रंग, रूप, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के रूप में भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं करेंगे मतलब कि समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, समाज में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आर्टिकल 15 माने मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 के माध्यम से
जाति, रूप, लिंग, धर्म तमाम रूपों से भेदभाव करने की वर्जना की गई है, जो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कारणों से हम ये देख सकते हैं कि जो सामाजिक भेदभाव को इसमें वर्जित किया गया है, वो समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए किसी भी तरह के विशेषाधिकार की भी वर्जना की गई है। तब हम जाकर के सामाजिक न्याय करेंगे। मतलब समाज के किसी वर्ग को हम विशेषाधिकार नहीं दे सकते हैं कि फला वर्ग के हैं, फला जाति के हैं तो उनको हम विशेषाधिकार दे दें। जैसे पहले आप जानते होंगे कि शिक्षा पर किसी विशेष लोगों का अधिकार था। अब एंशियंट, अब वैदिक काल जो हमने पढ़ा है उसमें आप ये जाके देखेंगे तो बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का इत्यादि का अधिकार ब्राह्मण वर्ग का था। क्षत्रिय का कार्य क्या था? वो युद्ध करना, संघर्ष करना था। वैश्यों का कार्य आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल होना था। शूद्रों का कार्य क्या था? वो लोगों की सेवा करना था। तो इस तरह से जो सामाजिक अव्यवस्था थी या सामाजिक स्तरवाद था, उसे समाप्त करके सामाजिक समानता को लागू किया गया। तो इसे ही कहेंगे आप सामाजिक विशेषाधिकार का मतलब है कि जैसे अगर विशेषाधिकार समाप्त होगा तो समाज के प्रत्येक वर्ग को, जैसे भारत जो सामाजिक व्यवस्था में समाज के निचले स्तर के लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति हो, समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इनको किसी भी तरह के विशेषाधिकार अगर अन्य वर्गों को नहीं मिलेगा तो ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। समाज की मुख्य धारा से ये जुड़ सकते हैं जो समाज में पिछड़े लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, अनुसूचित जनजातियां हो। अगर सामाजिक क्षमता की बात हम करें, अगर सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं तो इन जातियों को, इन लोगों को समाज में समानता का अधिकार मिलेगा, जिसे आप सामाजिक न्याय के अंतर्गत समझ सकते हैं। दूसरी बात है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय से आशय हमारा है कि किसी भी तरह की आर्थिक विषमता ना होने पाए। चाहे वो आर्थिक विषमता का मतलब है कि आप सामान्य एग्जाम्पल इसको समझें कि समाज में आप देखे होंगे कि कुछ लोग बहुत धनाढ्य हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, कुछ लोगों के पास अकूत धन संपत्ति है और कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, दो वक्त के निवाले उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो भारत में आर्थिक असमानता है, उस आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास संविधान में किया गया, जो इसके प्रस्तावना का मूल हिस्सा है। प्रस्तावना का मूल हिस्सा होने के नाते इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक आधार पर असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसके संपत्ति का मामला हो, संपत्ति को लेकर के या फिर आय को लेकर के, तमाम तरीकों से उसके साथ किसी भी तरह से असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसको आप देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व के आधार पर उसमें यह बताया गया कि जो महिला और पुरुष को नौकरी में जो समानता का अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर यह बताया गया है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की बात है। तो इस तरीके से समाज जो भारतीय संविधान की अवधारणा में इसको स्पष्ट किया गया कि कहीं से भी आर्थिक अन्याय ना होने पाए। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसका जुड़ा हुआ माना जा सकता है। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय मिलेगा। चाहे वो आपके कार्यालय में प्रवेश करने का अधिकार हो, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे वो राजनीति करने का अधिकार हो, किसी भी तरह का जहां भी राजनीति इन्वॉल्व है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को उसमें शामिल होने का अधिकार दिया गया है। तो ये न्याय की बात थी। इसमें तीन तरह के न्याय पर हमने चर्चा किया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर। अगला शब्द है, यहां पे आप अगला शब्द क्या देखेंगे? स्वतंत्रता। एक शब्द है यहाँ पे स्वतंत्र। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए कि ये तो हमने सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, एक शब्द मिला आपको, स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता शब्द का मतलब होता है, जैसे आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 में या जो आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें तमाम तरीके से स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में
संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कई तरह से होती है, लेकिन जो प्रस्तावना की बात है इसमें जैसे कहा गया है कि विचार की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उल जलूल कुछ भी बोल दे। ठीक है, लिमिटेशन होती है। विचार अभिव्यक्ति पर भी कानूनी प्रक्रिया वो वही बात बोल सकते हैं जो संवैधानिक हो, जो संविधान के अधीन व्यवस्थाएं बताई गई हैं उतनी ही बातों को वो कह सकते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है कि किसी की स्वतंत्रता का हनन करना नहीं है या अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना नहीं है। आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। तो स्वतंत्रता से मूलभूत आशय जो हमारा यहाँ पे है वो ये है कि व्यक्ति का जो विकास हो रहा है, किसी भी व्यक्ति का विकास वो बिना रोक टोक के हो, ना तो कोई सरकारी उस पर हस्तक्षेप हो। जैसे मैं अपना जीवन स्वतंत्र रूप से बिता सकूं बिना किसी सरकारी या बिना किसी वर्ग विभेद के, तो वो मेरी स्वतंत्रता होगी। अपनी बात कहने का अधिकार होगा, अपने हिसाब से जीवन जीने का व्यवहार कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, इसकी तो विस्तृत व्याख्या हम करेंगे ही आगे चल के मूल अधिकार के चैप्टर में। तो स्वतंत्रता की बात हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा उसकी बनाए रखने के लिए, प्रतिष्ठा का मतलब है कि जैसे समाज के प्रत्येक वर्ग को वो अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकता है, इस बात का उसे अवसर दिया जाएगा। ठीक है, किसी का अवसर छीना नहीं जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए ये संघर्ष करेगा। संविधान इस तरह की व्यवस्था दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्ति का अवसर दिया जाएगा। इस तरह की इसकी मूल भावना है। उसकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा। एकता और अखंडता का मतलब आप समझ लीजिए कि जो एकता और अखंडता शब्द है, एकता और अखंडता, ये मतलब है, ये तो अखंडता शब्द के बारे में आपको बताएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। एकता और अखंडता से आशय जो है वो ये है, जब आप संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे जहां पे बोला गया है कि भारत क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ होने का मतलब है कि भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते भारत से। ये इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में ही देगी गई है। जैसे चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, इस तरह से भारत के राज्यों का बंटवारा नहीं होगा। और भारत एक अखंड एकता और अखंडता की बात करता है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत, संपूर्ण भारत का हिस्सा होगा। किसी भी तरह से यह खंड नहीं हो सकता। तो इस तरह से अखंडता के सिद्धांत को इसमें लागू किया गया। भारत एक है और अखंड है। जाति, धर्म, भाषा, समूह इत्यादि आधार पर इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई अखंडता की। एक शब्द है इसमें समता। समता, समता का मतलब इक्वलिटी है, समानता है। प्रत्येक आधार पर, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रत्येक आधार पर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया जाएगा। इसका भी डिस्कस हम करेंगे कहां पे, मूल अधिकारों पर। ठीक है, समानता के साथ साथ एक शब्द आएगा बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब है कि जब आप ये कहते हैं कि हम भारत के लोग, और जब आप ये कहते हैं कि पूरा भारत, इंडिया हमारा देश है, भारत हमारा देश है और सभी भारतवासी आपस में भाई बहन हैं, तो ये जो बंधुत्व की अवधारणा है इसको भी भारत में शामिल, भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो बंधुत्व एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम साबित हो जाता है भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो बंधुत्व की अवधारणा जो है ये वास्तव में भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये रही बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। अब भारत के संविधान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, माने इसके प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ वाद हैं।
आप जानते हैं कि एक बड़ी समस्या ये है कि कई बार इस पे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालय में एक केस दायर किया गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, क्या ये संविधान का भाग है? जो हमारी प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का भाग है? संविधान का भाग है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। इसी में आप ये देखेंगे, जैसे केशवानंद भारती का केस आता है, इसी में आपको क्या देखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भारती बनाम केरल राज्य का केस आ जाएगा। इसी में बेरूबारी का केस आता है, बेरूबारी, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में एक बड़ी टॉपिक्स हैं, तो इसका हम अलग से वीडियो देंगे, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं, और ये जो केशवानंद भारती केस है और बेरूबारी केस है, इस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट के साथ बने रहिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक शेयर कमेंट के साथ बने रहिए। कमेंट तो जरूर किया करिए, जो चीज़ें आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसे वहीं पर सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, या तो अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। बने रहिए लाइक शेयर कमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।